दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में किसी की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं बल्कि जाति, धर्म और लिंग से भी क्यों जुड़ जाती है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सिविक्स के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में, जो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले की, जो बताता है कि कैसे ये तीनों हमारे समाज और लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। चलिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम आपको सब बताएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वरना समझ बिल्कुल नहीं आएगा अगर स्किप कीजिएगा तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह कि लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है। लैंगिक असमानता, लैंगिक का मतलब होता है दोस्तों या तो स्त्री या तो पुरुष, उनमें असमानता होती है। किस प्रकार की असमानता, आप यह समझिए। लैंगिक असमानता से अभिप्राय है कि समाज में, कोई भी समाज हो उसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान व्यवहार होता है, जहां महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, वेतन, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकार में बराबरी अधिकार या फिर नहीं मिलता है बराबरी। तो लैंगिक असमानता यही होता है दोस्तों कि कोई भी समाज में महिला और पुरुषों के बीच ये जो असमान व्यवहार होता है, पुरुषों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है जबकि महिलाओं को इग्नोर किया जाता है, जबकि महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है, उन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता है, जबकि पुरुषों को खुली आज़ादी दी जाती है। जैसे उदाहरण में समझिए, लड़कों को पढ़ाई में ज़्यादा मौके मिलते हैं, लड़कियों को कम मौके मिलते हैं या फिर ना के बराबर। दोस्तों गांव देहात में तो अभी भी ये परंपरा चल ही रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मतलब उन्हें नहीं देना है और अपने बेटों को ज़्यादा पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा, अगर आप देख सकते हो कि घर और समाज में पुरुषों के फैसले ज़्यादा माने जाते हैं, चाहे वो घर हो या फिर कोई समाज हो, उसमें से पुरुषों का ही फैसला को माना जाता है। अगर लेडीज उसमें बीच में अगर कोई महिला बोलती है तो उसके बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और उसे चुप रहने को बोला जाता है कि तुम पर्दे के पीछे ही रहो, बस चार दीवारी में रहो, यहीं तक सीमित रहो। तो यही होता है लैंगिक असमानता। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। कह रहा है कि भारत का लिंग अनुपात क्या है 2001 की जनगणना के अनुसार। जब 2001 में जनगणना हुआ था उसमें लिंग अनुपात क्या है, यानी कितना पुरुष पैदा लेते थे और कितना स्त्रियां पैदा लेती थी। यानी प्रति 1000 पुरुषों में इसके आंसर देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुषों में यानी मर्द में 933 महिलाएं ही सिर्फ पैदा लेते थे। तो यही मतलब लिंग अनुपात होता है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर देखिए दोस्तों, साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा, कोई कितना पढ़ा लिखा होता था उस समय 2011 के अनुसार। तो पुरुष की साक्षरता दर देखा जाए तो ज़्यादातर पुरुष पढ़ा लिखा होते थे 76%, वही महिलाओं का साक्षरता दर देखा जाए तो 54% रहता है। इनमें से ज़्यादातर तो शहर के लड़कियाँ ही ज़्यादातर पढ़ती थी, गाँव देहात में तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर अभी भी ये सब चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि पंचायत तथा नगर पालिका में महिलाओं में कितना पद आरक्षित है। पंचायत तथा नगर पालिकाओं में। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है समझिए। इसका मतलब होता है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, यानी महिलाएं भी किसी चीज़ में भाग ले सकते हैं, तो इसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायत, जिसे गांव की सरकार कहते हैं, और नगर पालिका, जिसे शहर की मतलब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये नगर पालिका होता है। एक होता है पंचायत जिसे गांव की सरकार, एक होता है नगर पालिका जिसे बोलते हैं हम लोग शहर की सरकार। तो इनमें कितना प्रतिशत सीटें या फिर पद सिर्फ महिलाओं के लिए रखे गए हैं, इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है। तो 1/3 यानी 1/3 पद ही महिलाओं के लिए रखा गया था आरक्षित पद, तो इसी को कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो है कि नारीवाद आंदोलन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा है, बस आप समझिए कि महिलाएं जब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती है तो उसे नारीवाद आंदोलन कहते हैं। नारीवाद, नारी का मतलब होता है कि कोई महिला, और जब वो आंदोलन करती है तो इसी को कहते हैं नारीवादी आंदोलन या फिर नारीवाद आंदोलन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में कुछ समाज सुधारकों का नाम लिखे। यानी भारत में कुछ समाज सुधारक लोग ऐसे भी थे जो बहुत अच्छा काम किया है समाज को सुधारने में, ये इसका मतलब होता है। तो सबसे पहला देखिए आंसर में वो है कि राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन राजा राम मोहन राय जो होते हैं दोस्तों, ये समाज सुधारक थे भारत के। इन्होंने ही जो बाल विवाह को रोका था कि
जब तक लड़कियों की उम्र पूरी ना हो, 18 वर्ष से कम ना हो, मतलब 18 वर्ष से ज़्यादा ना हो, तब तक शादियाँ नहीं हो जा सकती। तो इन्होंने एक नियम मतलब बनाया था, उसी ने हटाया था बाल विवाह को, और सती प्रथा को इसी ने रोक लगाया था। सती प्रथा को इन्होंने भी मतलब रोक लगाने की पूरी कोशिश की थी अपना, और इनका भी समर्पण रहा था। सती प्रथा तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सती प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कि जब किसी का पति मर जाता था किसी कारणवश, तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, ताकि लोगों को लगता था कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये रह करके क्या करेगी, जब इसका पति ही नहीं रहा तो ये पत्नी रह करके क्या करेगी। इसी को बोलते सती प्रथा, जो कि बहुत घटिया प्रथा थी दोस्तों। तो उसने हटा दिया था राजा राम मोहन राय ने। और यहाँ देखिए, आगे देखिए, पॉइंट नंबर 2, ज्योतिराव फुले। एक होता है ज्योतिबा फुले और एक होता है ज्योतिराव फुले। तो ज्योतिराव फुले भी जो है दोस्तों, वो शिक्षा के विरुद्ध, ये मतलब स्त्री शिक्षा के मतलब लिए, स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया था, मतलब स्त्री को लेकर के। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक छोटे जाति होने के बावजूद भी मतलब ऐसे संविधान, मतलब एक ऐसे संविधान की रचना कर दी दोस्तों, हाथ से लिख करके, कि पूरी भारत में दोस्तों उस कानून को माना जाता है अभी भी। यानी इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो काम करके गए हैं, इनके नियम में कोई भी ऊंच नीच जाति का ना हो, कोई भी छुआछूत ना हो, कोई भी एक मतलब जो जाति है वो दूसरे जाति से मतलब भेदभाव मतलब ना करे कानूनी तौर पर। इन्होंने ऐसे चीज को मतलब करके गए हैं ये। तो समाज को सुधारा इन्होंने भी, मतलब समाज को सुधारा है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे ऊंच नीच जाति का हो, चाहे छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई अधिकारी क्यों ना हो, बल्कि कानून सबके लिए बराबर है। तो ये एक समाज सुधारक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप कह सकते हो। जैसे कि आपका ये मतलब महात्मा गांधी जी भी हो गए, ये भी समाज सुधारक थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नाम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि पारिवारिक कानून से क्या सब अभिप्राय है। बहुत ही सिंपल है। पारिवारिक से जुड़े विभिन्न मामले, जैसे विवाह हो गया, या फिर तलाक हो गया, या फिर किसी को गोद लेना, जैसे कानून को पारिवारिक कानून कहते हैं। पारिवारिक का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी कानून हो, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। यानी अपने परिवार मतलब से ही मतलब जान परिचय ले करके, या फिर जान करके मीटिंग बिठा करके वो डिसीजन ले सकता है। तो परिवार में कोई भी डिसीजन ले सकता है ना, उसी को बोलते हैं पारिवारिक कानून, जो कि लगाते हैं खुद ही लोग, इसी को बोलते हैं। छोटा छोटा चीज़ों में लगता है, जैसे कि किसी को ब्याह करना है, किसी को तलाक देना है, किसी को गोद लेना है, तो ये सारी चीज़ें पारिवारिक कानून कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सॉरी गाइस, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो जातिवाद कहते हैं। जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार जो मानने लगता है कोई व्यक्ति, तो उसे जातिवाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, धर्मनिरपेक्ष से क्या अभिप्राय है, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। आइए समझते हैं धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। दोस्तों, वैसे राज्य जहां धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाता हो, वैसे राज्य होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि आपको धर्म के लेकर के पूरी छूट है, पूरी मतलब आपको खुल करके आपको छूट दिया गया है, आपकी आज़ादी है कि आप अपना धर्म को प्रचार कर सकते हो। इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं सकता है, बल्कि देखिए आपको और भी ज़्यादा समर्थन करेगा। किसी भी धर्म से हो, चाहे वो कानून का अधिकार बनता है उनका भी कि कोई सरकार का ये फर्ज बनता है कि कोई भी धर्म हो, बल्कि एक तरफा ना हो करके, बल्कि दोनों ही धर्मों को समर्थन करना है, दोनों ही धर्मों को समान दृष्टि से देखना है। यही होता है धर्मनिरपेक्ष। तथा सभी धर्मों को बराबर सम्मान और अधिकार दिया जाए। जब किसी राज्य में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है या फिर अधिकार दिया जाता है, तो वह इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। जैसे यहाँ पर नोट में देखिएगा, यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि जैसे भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, वो मतलब प्रचार कर सकता है, विज्ञापन कर सकता है। यहाँ पर देखिए, सरकार किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देती है। अगर किसी पर भी अगर धर्म को लेकर के अगर झगड़ा हो जाता है दोस्तों, तो उस सरकार में, यानी सरकार जो कानून व्यवस्था है दोस्तों, सरकार वो नहीं देखती है कि किसके पक्ष में हमें मतलब रखना है अपने कानून को, किसके पक्ष को मतलब सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं देखती है। बल्कि उनका काम ही होता है दोनों को शांत कराना और दोनों ही को समान बराबर दृष्टि से देखना और उन्हें मतलब ये करना। तो ये सारी चीज़ें होती है, धर्मनिरपेक्ष कहलाती है।
सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भी सरकार हो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करती है, समान व्यवहार करती है, ताकि भाई अपने अपने धर्म को लेकर के सबकी आज़ादी हो, अपनी सोच है तो वो सारी चीज़ें लेकर के उन्हें चलते हैं। तो इसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जातिवाद से क्या अभिप्राय है। देखिए, जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी जाति को श्रेष्ठ और झूठ और दूसरी जातियों को नीचा मानने लगता है। जातिवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब कोई अपने आप को कट्टर कहने लगे कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा एकदम घटिया है, तो उसे जातिवाद कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी जाति को श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरी जातियों को नीचा मानता है या फिर नीचा दिखाता है और उसी के आधार पर भेदभाव या फिर पक्षपात करता है, तो इसे जातिवाद कहते हैं। इसी जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों, जातिवाद का मतलब ये होता है दोस्तों कट्टरता। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ये मानने लगता है कि मेरा ही धर्म या फिर मेरा ही जाति सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 है, और तुम्हारा एकदम घटिया जाति है या फिर तुम ऊंच नीच जाति के हो, जब कोई बोल देता है ऐसा, तो उसी को बोलते हैं जातिवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जाति व्यवस्था राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये जो जाति दोस्तों व्यवस्था है दोस्तों, जो ये राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसमें राजनीति कैसे इंटरफेयर होता है और प्रभावित होता है, इफेक्ट करता है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति, राजनीतिक दल जातियों के आधार पर वोट पाने की कोशिश करते हैं। ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, नेता वगैरह, वो जातियों के आधार पर उन्हें पता होता है कि कौन से जाति में कहाँ कितना संख्या है और कितना हम वोट प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके आधार पर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और उसी को वोट बैंक बना लेते हैं जाति को। और देखिए दूसरा, उम्मीदवार चयन, पार्टियां उम्मीदवार को उनकी जाति देखकर टिकट देती है। ये जो पार्टियां होती है उम्मीदवारों को उसकी जाति देखकर ही टिकट देती है कि तुम हमारे जाति के हो या नहीं। वो ये नहीं देखती कि देश को कैसे आगे चलाना है, देश को बढ़ाना कैसे है दोस्तों, किस तरीके से चलाना है, आगे कैसे ले जाना है, वो ये नहीं देखती। बस अपना जाति का होना चाहिए तभी उसे टिकट देंगे। यही सारी चीज़ें तो होता है अभी। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि गठबंधन बनाना, कई बार जातियों के मेल से सरकारें बनती है और गिरती भी है। तो गठबंधन बनती है जातियों के मेल से भी और गिरती भी है। क्योंकि देखिए गठबंधन कब बनती है, जब लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो मेरे जाति से है, चलो इससे मिल जाते हैं, फायदा होगा, और कभी कभी ये गिर भी जाता है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें कहलाती है। यहाँ पर आइए, यही जो जाति जो है वो राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि बताइए कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है। तो आज भी आंसर देखिए, आज भी एक जाति के सदस्य अपने ही जाति से शादी विवाह करते हैं, जबकि कानून में ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है आपको कि बताइए कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है। तो आज के ज़माने में या फिर आज भी अभी भी दोस्तों एक जाति के सदस्य वो अपने ही जाति से शादी विवाह करते हैं। कि कोई मुस्लिम जाति का हो तो वो मुस्लिम से ही शादी करेगा, कोई हिंदू हो तो हिंदू से ही शादी करेगा, सिख हो तो सिख से ही शादी करेगा। जबकि कानून में ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कानून में आप किसी के भी साथ शादी कर सकते हो। कोई हिंदू मुस्लिम से भी शादी कर सकता है और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से और हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से भी शादी कर सकता है। यही सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं जातिगत असमानताएं। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2, संवैधानिक कानून के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में छुआछूत की भावना जारी है। अभी भी छुआछूत होता है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। जबकि संविधान में, जबकि कानून में पहले से ही बता दिया गया है कि छुआछूत नहीं करनी, बिल्कुल ये कानूनी अपराध है, लेकिन अभी भी लोग करते हैं, मानते नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है जो जातिगत असमानताएं को बढ़ावा देती है। आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 3। आज भी उच्च लोग जो होते हैं, जो ऊंचे जाति के लोग होते हैं, वो निम्न जाति को घृणा और तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर अच्छे मतलब ऊंचा जाति से हूँ तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरा ही कनेक्शन सीधा डायरेक्ट भगवान या अल्लाह से है। तो वो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं और जो नीचे जाति के लोग होते हैं उनको वो मतलब घृणा या फिर तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि ये कोई जाति है ही नहीं, इनको दबा कर रखा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में या फिर भारत के कानून व्यवस्था में ऐसा नहीं दोस्तों। सबको बराबर अधिकार दिया गया है, सबके लिए कानून बराबर बना है। आइए समझते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की ओर। तो आज भी निम्न जाति के लोग बहुत प्रकार के सामाजिक लाभ से वंचित है। यानी आज भी जो छोटे जाति के लोग होते हैं दोस्तों, उन्हें समाज से मतलब कहते हैं नहीं कि समाज का जितने भी लाभ होते हैं वो उच्च जाति के लोग ही उठा पाते हैं, जबकि निम्न जाति के लोग जो होते हैं उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है ज़्यादातर। और उन्हें भी लगता है कि हम छोटे जाति से हैं तो
हम क्या मतलब बोल सकते हैं बड़े लोगों के सामने या फिर उच्च जाति के सामने, तो इसके लाभ से भी वो लोग मतलब दूर रह जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, इसी को बोलते हैं। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो बोल रहा है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सांप्रदायिकता क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म के लोगों को या फिर लोगों से भेदभाव या नफरत करता है, तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, सांप्रदायिकता तभी फैलती है जब कोई अपने धर्म का या फिर जब कोई एक धर्म का आदमी खुद को कट्टर मानने लगता है कि मेरा ही धर्म सबसे ज़्यादा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 है, और वो दूसरे धर्मों के लोगों से भेदभाव करता है कि तुम जो है, तुम्हारा धर्म जो है वो बिल्कुल घटिया है या फिर तुम नीचे जाति के हो और तुम्हारा धर्म भी बेकार है। तो इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता, जो कि बहुत ही मतलब खराब है दोस्तों। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे कट्टरता नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म में, क्योंकि कोई भी धर्म हमें कट्टरता नहीं सिखाता है, बल्कि प्यार से रहना सिखाता है और लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार करना सिखाता है, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिकता का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन ही खत्म होता है, पूरा चैप्टर ही खत्म होता है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।